हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम इतिहास विषय के लेसन प्लान नंबर 10 को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे ऊपर रहेगा पाठ्य योजना संख्या 10। उसके बाद रहेगा कक्षा। यहाँ पे उस क्लास को लिखेंगे आप जिस क्लास में आप शिक्षण कार्य करेंगे। इसके बाद चक्र या कालांश, चक्र या कालांश या पीरियड जिसे कहते हैं, ये यहाँ पे उस पीरियड को लिखेंगे जिस पीरियड में आप शिक्षण कार्य करेंगे। उसके बाद अवधि, अवधि सबको 35 से 40 मिनट मिलती है, जिस अवधि में आपको ये लेसन प्लान अपना बच्चों को पढ़ाना होता है। उसके बाद बीच में रहेगा विषय, विषय सामाजिक विज्ञान, उप विषय इतिहास, प्रकरण या टॉपिक जिसे कहते हैं सल्तनत का विघटन। यहाँ पे उस टॉपिक को डालेंगे जिस टॉपिक को आप पढ़ाएंगे। उसके बाद दिनांक, दिनांक में वो डेट रहेगी जिस डेट पे आप शिक्षण कार्य करेंगे। इसके बाद विद्यालय का नाम, विद्यालय का नाम यहाँ पे उस विद्यालय का नाम रहेगा जिस विद्यालय में आप शिक्षण कार्य करेंगे। इसके बाद विद्यालय के नाम के बाद रहेगा सामान्य उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य इतिहास विषय का सामान्य उद्देश्य सभी जितने भी आप लेसन प्लान बनाएंगे सबका सेम रहता है कि आप बच्चों से आपका क्या उद्देश्य है इतिहास विषय को पढ़ाने का, बच्चों का यहाँ पे ये रहता है। चलिए देखते हैं। पहला उद्देश्य है हमारा विद्यार्थियों में इतिहास विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा, विद्यार्थियों में स्मरण शक्ति, चिंतन शक्ति एवं कल्पना शक्ति का विकास करना। तीसरा, विद्यार्थियों में प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों के महत्व से परिचित कराना। चौथा है विद्यार्थियों में विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना। पांचवा, विद्यार्थियों को मानव जाति की विभिन्न क्रियाकलापों से परिचित कराना। छठवां, विद्यार्थियों को विश्व की प्रमुख सभ्यताओं से परिचित कराना। इसके बाद सामान्य उद्देश्य के बाद हमारा रहेगा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में है विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष 4 पक्ष हैं हमारे: ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक और कौशलात्मक। विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष में पहला है ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक का अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है: ए, छात्र सल्तनत के विघटन के विषय में जान सकेंगे। बी, छात्र सल्तनत काल के विघटन से संबंधित इतिहास को जान सकेंगे। उसके बाद है विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष दूसरा बोधात्मक। बोधात्मक में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन: ए है, छात्र सल्तनत काल के पतन की तुलना अन्य वंशों के पतन से कर सकेंगे। बी, छात्र सल्तनत काल के पतन की व्याख्या कर सकेंगे। फिर विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष तीसरा है अनुप्रयोगात्मक। अनुप्रयोगात्मक में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन: ए है, छात्र सल्तनत काल के विषय से विघटन से संबंधित ज्ञानोपयोगी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। बी, छात्र सल्तनत काल के विघटन का विश्लेषण कर सकेंगे। इसके बाद चौथा हमारा विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष है कौशलात्मक। कौशलात्मक का अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है: ए, छात्र सल्तनत काल के सिकुड़ते राज्यों को मानचित्र पर दिखा सकेंगे। बी है, छात्र सल्तनत काल के विघटन को समझ सकेंगे। इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष के बाद हमारा रहता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में चार्ट, बैनर, पोस्टर, चित्र, इन सब का प्रयोग आप करते हैं ताकि छात्रों को आप सही से उनको समझा सकें। चित्र को देख के छात्र जल्दी सीखते हैं, चीज़ें उनके दिमाग में ज़्यादा दिनों तक बनी रहती हैं। तो सहायक सामग्री में है हमारा तैमूर लंग का चित्र। इसके बाद है पूर्व, सहायक सामग्री के बाद है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान छात्र कुछ पिछली कक्षा से पढ़ के आए रहते हैं या वो अपने आसपास से कुछ सुने रहते हैं, उनको थोड़ी बहुत नॉलेज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं जिस टॉपिक को, उनको थोड़ा बहुत ज्ञान रहता है। तो इसमें हम लिखेंगे छात्र सल्तनत के विघटन के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। पूर्व ज्ञान के बाद हमारा रहता है प्रस्तावना। प्रस्तावना में दोस्तों सबसे पहले रहता है छात्राध्यापिका क्रियाएं। छात्राध्यापिका क्रियाओं के बाद रहेगा विद्यार्थी क्रियाएं। विद्यार्थी क्रियाएं के बाद शिक्षण विधि या सहायक सामग्री। शिक्षण विधि सहायक सामग्री के बाद रहेगा श्यामपट्ट
कार्य। इसमें प्रस्तावना में सबसे पहले हम प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे छात्रों से। तो प्रस्तावना प्रश्न की विशेषता ये होती है कि ये जिगजैग मोशन में होते हैं। जिगजैग मोशन का मतलब ये होता है कि जो पहला प्रश्न हम छात्रों से पूछते हैं उसका जो हमें उत्तर प्राप्त होता है उसी उत्तर से हम दूसरा प्रश्न बनाते हैं। जो दूसरा प्रश्न का उत्तर प्राप्त होगा हमें उसी उत्तर से हम तीसरा प्रश्न बनाएंगे, और जो तीसरे प्रश्न का उत्तर प्राप्त होगा हमें उसी उत्तर से हम चौथा प्रश्न बनाएंगे। ये इस तरह ये जिगजैग मोशन में चलते हैं। चलिए देखते हैं प्रस्तावना के प्रश्न। पहला प्रश्न है, छात्रों मोहम्मद गोरी का सबसे योग्य गुलाम अधिकारी कौन था? छात्र उत्तर देंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर हम दूसरा प्रश्न पूछेंगे, छात्रों कुतुबुद्दीन ऐबक ने गोरी की मृत्यु के बाद खुद को किसका शासक घोषित किया? छात्र उत्तर देंगे तुर्क राज्य का। फिर हम तीसरा प्रश्न उनसे पूछेंगे, छात्रों तुर्क राज्य को हम किस नाम से जानते हैं? छात्र उत्तर देंगे तुर्क सल्तनत के नाम से। फिर हम चौथा प्रश्न उनसे पूछेंगे, छात्रों तुर्क सल्तनत के विघटन के विषय में आप क्या जानते हैं? छात्र उत्तर नहीं दे सकेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि यह एक समस्यात्मक प्रश्न है। तो छात्राध्यापिका ने प्रस्तावना प्रश्न पूछने में किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया? प्रश्नोत्तर विधि का। छात्राध्यापिका ने प्रश्न पूछे और छात्रों ने उसके उत्तर दिए, तो ये प्रश्नोत्तर विधि हुई। उसके बाद प्रस्तावना के बाद हमारा रहेगा उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में पहला है उद्देश्य कथन में, छात्रों आज हम सल्तनत के विघटन के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिर उद्देश्य कथन के बाद हमारा रहता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के बाद में सबसे पहले रहेगा शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु के बाद शिक्षण अधिगम परिस्थितियाँ। शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में दो चीज़ें होती हैं, छात्राध्यापिका क्रियाएं और शिक्षार्थी क्रियाएं। उसके बाद हमारा रहेगा शिक्षण विधि या सहायक सामग्री। उसके बाद रहेगा श्यामपट्य कार्य। तो हमारा पहला शिक्षण बिंदु है तैमूर का भारत आक्रमण एवं सैयद वंश। इसमें हम सबसे पहले शिक्षण बिंदु में छात्राध्यापिका छात्रों से विकासात्मक प्रश्न पूछते हैं। विकासात्मक प्रश्न पूछने का हमारा उद्देश्य ये रहता है कि हमें ये आइडिया हो जाए कि छात्र जो टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं उसके विषय में कितनी नॉलेज रखते हैं हम। इससे हमें आइडिया हो जाता है तो कि बच्चे इतना जानते हैं, इतना वो पढ़े हैं, तो हमें आगे पढ़ाने में प्रॉब्लम नहीं होती। चलिए देखते हैं। पहला विकासात्मक प्रश्न है, छात्रों खिलजी वंश के बाद दिल्ली पर किस वंश का शासन हुआ? छात्र उत्तर देंगे तुगलक वंश का। फिर हम दूसरा प्रश्न पूछेंगे, छात्रों तुगलक वंश के बाद दिल्ली पर किस वंश का शासन हुआ? छात्र उत्तर देंगे सैयद वंश का। फिर उसके बाद हम उनसे तीसरा प्रश्न पूछेंगे, छात्रों सैयद वंश की नींव किसने रखी? तो छात्र उत्तर नहीं दे सकेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि यह एक समस्यात्मक प्रश्न है। तो यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न पूछने में छात्राध्यापिका ने किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया? प्रश्नोत्तर विधि का। फिर उसके बाद हमारा विकासात्मक प्रश्न के बाद रहता है छात्राध्यापिका क्रियाएं। छात्राध्यापिका कथन। छात्राध्यापिका कथन में देखते हैं, छात्रों फिरोज तुगलक के उत्तराधिकारी अत्यधिक अयोग्य और शक्तिहीन थे। उन्होंने अपना अधिकांश समय मनोविनोद तथा पारस्परिक संघर्ष में लगाया। परिणाम स्वरूप प्रांतीय गवर्नरों ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। सल्तनत का बचा खुचा वैभव दिल्ली में 1398 ईस्वी में हुए तैमूर या जिसे तैमूर लंग भी कहते हैं के आक्रमण से समाप्त हो गया। तैमूर के आक्रमण का उद्देश्य केवल धन लूटना था। पर्याप्त मात्रा में धन लूटने के बाद वह अपनी राजधानी समरकंद लौट गया। लौटते समय तैमूर ने खिज़्र खां को लाहौर, मुल्तान एवं दीपालपुर का गवर्नर या शासक नियुक्त किया। अंतिम तुगलक शासक नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद खिज़्र खां ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और सैयद वंश की नींव डाली। खिज़्र खां ने सुल्तान की उपाधि न धारण कर रैयत आला की उपाधि धारण की। वह जीवन भर तैमूर के वंशजों को राजस्व तथा उपहार भेजता रहा। तो छात्राध्यापिका कथन यहाँ पे समाप्त होता है। छात्राध्यापिका कथन के बाद है विद्यार्थी क्रियाएं। विद्यार्थी क्रियाएं में रहेगा विद्यार्थी छात्राध्यापिका
द्वारा दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं समझेंगे। इसके बाद छात्राध्यापक के कथन के बाद है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में हमने प्रयोग किया कथन एवं व्याख्यान भी। शिक्षण विधि और सहायक सामग्री के बाद रहेगा हमारा श्यामपट्ट। श्यामपट्ट में पहला है, तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। इसका उद्देश्य केवल धन लूटना था। दूसरा है, खिज्र खां ने दिल्ली पर अधिकार कर सैयद वंश की नींव डाली। इसी के साथ ही हमारा पहला शिक्षण बिंदु समाप्त होता है। हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु है लोधी वंश। तो दूसरे शिक्षण बिंदु में सबसे पहले छात्राध्यापक छात्रों से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगी। पहला विकासात्मक प्रश्न है, छात्रों, तुगलक वंश के बाद दिल्ली पर किस वंश का शासन हुआ? छात्र उत्तर देंगे सैयद वंश का। फिर दूसरा प्रश्न हम पूछेंगे, छात्रों, सैयद वंश के बाद दिल्ली पर किस वंश का शासन हुआ? छात्र उत्तर देंगे लोधी वंश का। फिर हम तीसरा प्रश्न पूछेंगे, छात्रों, लोधी वंश के विषय में आप क्या जानते हैं? छात्र इसका उत्तर नहीं दे सकेंगे, अतः यह एक समस्यात्मक प्रश्न है। विकासात्मक प्रश्न पूछने में हमने किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया? प्रश्नोत्तर विधि का। इसके बाद विकासात्मक प्रश्न के बाद हमारा रहेगा छात्राध्यापिका कथन। छात्राध्यापिका कथन में चलिए देखते हैं, छात्रों, दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश लोधी वंश था। 1451 ईस्वी में दिल्ली के अमीरों ने सरहिंद के सूबेदार बहलोल लोधी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठाया। लोधी शासक तुर्क न होकर अफगान थे। बहलोल लोधी ने जौनपुर पर आक्रमण कर सरकी शासकों को पराजित कर अपने अधीन कर लिया। उसने बहलोल नामक चांदी के सिक्के चलवाए। फिर दूसरा है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी के बारे में हम बताएंगे छात्राध्यापक बच्चों से। छात्रों, बहलोल लोधी के बाद उसका पुत्र निज़ाम खां सुल्तान सिकंदर शाह नाम से गद्दी पर बैठा। उसने 1504 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली से एक नए नगर में स्थानांतरित की, जो बाद में आगरा नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसकी साहित्य के प्रति विशेष रुचि थी। इसके शासनकाल में कई ग्रंथों का फारसी में अनुवाद हुआ। उसने एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का नाम फरहंगे सिकंदरी रखा। वह स्वयं भी गुलरुखी उपनाम से कविता लिखता था। इसने भूमि माप के आधार पर भू राजस्व निर्धारित किया। इसने नया पैमाना गज ए सिकंदरी चलाया, जो 30 इंच का होता था। उसके बाद है इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी में है, सिकंदर लोधी के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोधी सुल्तान बना। इसके समय में सुल्तान तथा अफगान सरदारों के मध्य संघर्ष प्रारंभ हो गया। षड्यंत्रकारी अफगान सरदारों की मदद से काबुल के शासक बाबर ने इब्राहिम लोधी को पानीपत के मैदान में 1526 ईस्वी में पराजित किया। इस प्रकार भारत में लोधी वंश के साथ ही दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो गया। इसके यहाँ पे छात्राध्यापक का कथन समाप्त होता है। उसके बाद छात्राध्यापक कथन के बाद है विद्यार्थी क्रियाएं। विद्यार्थी क्रियाओं में रहेगा, विद्यार्थी छात्राध्यापिका द्वारा दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। विद्यार्थी क्रियाएं के बाद है हमारा शिक्षण विधि या सहायक सामग्री। शिक्षण विधि में है कथन एवं व्याख्यान विधि। कथन शिक्षण विधि के बाद हमारा रहेगा श्यामपट्ट। श्यामपट्ट में है, पहला, दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश लोधी वंश था। दूसरा, बहलोल लोधी ने बहलोल नामक चांदी के सिक्के चलाए। तीसरा, बहलोल लोधी के बाद उसका पुत्र निज़ाम खां सुल्तान सिकंदर शाह नाम से सुल्तान बना। उसके बाद हमारा तीसरा श्यामपट्ट है, सिकंदर लोधी के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोधी दिल्ली का सुल्तान बना। फिर पांचवा है, बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोधी को पराजित किया। इसके बाद हमारा रहेगा तीसरा
शिक्षण बिंदु हमारा रहेगा। तीसरा शिक्षण बिंदु कौन सा है? दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण। तो तीसरे शिक्षण बिंदु में सबसे पहले छात्राध्यापिका छात्रों से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगी। पहला विकासात्मक प्रश्न है, छात्रों, खिज्र खां ने किस वंश की नींव रखी? छात्र उत्तर देंगे सैयद वंश की। फिर दूसरा प्रश्न है, छात्रों, दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश कौन सा था? छात्र उत्तर देंगे लोदी वंश। उसके बाद तीसरा प्रश्न पूछेंगी, छात्रों, क्या आप दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण को बता सकते हैं? छात्र चुप रहेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि छात्र इसका उत्तर नहीं जानते या तो ये एक समस्यात्मक प्रश्न हो गया। तो इसके विकासात्मक प्रश्न पूछने में छात्राध्यापिका ने किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया? प्रश्नोत्तर विधि का। छात्राध्यापिका ने प्रश्न पूछे और छात्रों ने उसके उत्तर दिए। इसके बाद विकासात्मक प्रश्न के बाद रहेगा छात्राध्यापिका कथन। छात्राध्यापिका कथन में, दिल्ली सल्तनत में उत्तराधिकार के नियम का अभाव था। शासक की मृत्यु के बाद राज परिवार में सत्ता के लिए संघर्ष प्रारंभ हो जाता था। आपसी संघर्ष ने आपसी विश्वास की भावना को कम कर दिया, जो आगे चलकर सल्तनत के पतन का कारण बना। दूसरा कारण, अलाउद्दीन खिलजी तथा मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत को सुदूर दक्षिण तक पहुंचाया। दिल्ली से दूरी अधिक होने के कारण इन पर नियंत्रण रखना संभव नहीं था। तीसरा कारण है, तैमूर के आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत की शक्ति को कमज़ोर कर दिया, जिससे अधीनस्थ राज्य स्वतंत्र होने लगे। यहाँ पे हमारा तीसरा छात्राध्यापिका का कथन समाप्त होता है। इसके बाद रहेगा विद्यार्थी क्रियाएं। विद्यार्थी क्रिया में है, विद्यार्थी छात्राध्यापिका द्वारा दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं समझेंगे। विद्यार्थी क्रियाओं के बाद रहेगा शिक्षण विधि या सहायक सामग्री। शिक्षण विधि में है हमारा कथन एवं व्याख्यान विधि। उसके बाद रहेगा श्यामपट्ट कार्य है, दिल्ली सल्तनत में उत्तराधिकार के नियम का अभाव था। इसके बाद यहाँ इसी के साथ ही हमारा प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। प्रस्तुतिकरण के बाद हमारा रहता है बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न छात्राध्यापिका छात्रों से इसलिए पूछती हैं ताकि उन्हें ये ज्ञान हो सके कि उन्होंने जो पढ़ाया वो छात्रों को कितना समझ में आया। इससे दो लाभ होते हैं। इससे छात्राध्यापिका को यह ज्ञान तो होता ही है कि छात्रों को कितना ज्ञान हो, इसके साथ ही उन्हें अपनी कमियों का भी बोध होता है कि उन्होंने जो पढ़ाया या उनके शिक्षण में क्या कमी थी या क्या उन्होंने अच्छे से पढ़ाया कि बच्चों को इतना समझ में आया। इससे वो अपनी त्रुटियों को भी सुधार सकती हैं। चलिए देखते हैं। बोधात्मक प्रश्न में पहला है, छात्रों, तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया? छात्र उत्तर देंगे 1398 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न पूछेंगे छात्राध्यापिका, छात्रों, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? छात्र उत्तर देंगे नासरुद्दीन महमूद। फिर तीसरा प्रश्न पूछेंगी, छात्रों, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? छात्र उत्तर देंगे खिज्र खां। फिर चौथा प्रश्न पूछेंगी, छात्रों, दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश कौन सा था? छात्र उत्तर देंगे लोदी वंश। फिर पांचवा प्रश्न पूछेंगी, छात्रों, लोदी वंश का प्रथम शासक कौन था? छात्र उत्तर देंगे बहलोल लोदी। इसके बाद बोधात्मक प्रश्न के बाद हमारा रहता है श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश में पहला है, तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। इसका उद्देश्य केवल धन लूटना था। दूसरा, खिज्र खां ने दिल्ली पर अधिकार कर सैयद वंश की नींव डाली। तीसरा, दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश लोदी वंश था। चौथा, बहलोल लोदी ने बहलोल नामक चांदी के सिक्के चलाए। पांचवा, बहलोल लोदी के बाद उसका पुत्र निज़ाम खां सुल्तान सिकंदर शाह नाम से सुल्तान बना। छठवां, सिकंदर लोदी के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान बना। फिर सातवां, बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी को पराजित किया। फिर आठवां, दिल्ली सल्तनत में उत्तराधिकार के नियम का अभाव था। फिर श्यामपट्ट सारांश के बाद हमारा रहेगा निरीक्षण काल। निरीक्षण काल कार्य में रहेगा,
छात्राध्यापिका विद्यार्थियों से श्यामपट्ट सारांश पुस्तिका पर लिखने का निर्देश देकर स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेंगी। निरीक्षण कार्य के बाद रहेगा हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में रहेगा पहला, तैमूर लंग ने भारत पर किस कारण आक्रमण किया था। फिर दूसरा प्रश्न है, लौटते समय तैमूर लंग ने खिज़्र खां को कहाँ का गवर्नर या सुल्तान नियुक्त किया। तीसरा प्रश्न है, छात्रों, सिकंदर लोदी किस उपनाम से कविता लिखता था। फिर पांचवा प्रश्न है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। पांचवा प्रश्न है, गज ए सिकंदरी पैमाना कितने इंच का होता था। फिर पुनरावृत्ति प्रश्न के बाद छात्राध्यापिका विद्यार्थियों को गृह कार्य देंगी। ये हमारा जो लेसन प्लान होता है उसकी अंतिम क्रिया होती है। तो पहला हमारा प्रश्न है, छात्रों, दिल्ली सल्तनत के पतन के क्या कारण थे। दूसरा, सिकंदर लोदी ने कौन सा नया पैमाना चलाया था। तीसरा, बाबर ने इब्राहिम लोदी पर किस वर्ष आक्रमण किया था। दोस्तों, इसी के साथ ही हमारा लेसन प्लान नंबर 10 समाप्त होता है। धन्यवाद।